नमस्कार साथियों। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ और भारत के खिलाफ एक तरीके से अघोषित रूप से एक गठबंधन काम कर रहा है, एक जोड़ी काम कर रही है। और सामने आपके दो तस्वीरें हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर और दूसरी तस्वीर है मोहम्मद यूनूस की, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। दरअसल वो प्राइम मिनिस्टर है नहीं, केयरटेकर की भूमिका निभा रहा है मोहम्मद यूनूस, लेकिन वो पूरी तरह से अमेरिकी गोद में बैठा हुआ है और अमेरिकी डीप स्टेट के एजेंट के तौर पर जिस हिसाब से उसे बांग्लादेश भेजा गया और जिस जिस टास्क के साथ उसको भेजा गया उसने वो सारे टास्क पूरे किए। अब वो टास्क क्या थे? एक तो सेंट मार्टिन आइलैंड उसने अमेरिका को दे दिया, जिसको लेकर अमेरिका और शेख हसीना के बीच मतभेद पैदा हुआ था और शेख हसीना को बाद में निर्वासित होना पड़ा, भागना पड़ा बांग्लादेश छोड़कर। अमेरिकी डीप स्टेट ने जैसे उनकी सत्ता उखाड़ फेंकी बांग्लादेश में उस वक्त, यानी 2 अगस्त 2024 में क्या हुआ, दुनिया ये नहीं भूली है। लेकिन अमेरिका दोस्तों ये पचा नहीं पा रहा है कि भारत भी उसको आंख दिखा रहा है। भारत उसकी बात मान कैसे नहीं रहा? डोनाल्ड ट्रंप ये पचा नहीं पा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आप देखिए, अभी आपने देखा टैरिफ को लेकर दबाव बनाया ट्रंप ने। टैरिफ को लेकर भी जब बात नहीं बनी, अमेरिका के आगे भारत नहीं झुका, मोदी नहीं झुके, तो अमेरिका बौखला गया। और इसी बौखलाहट में उसने पहले आपने देखा म्यांमार के बॉर्डर पर, फिर बांग्लादेश के बॉर्डर पर, फिर नेपाल में जो हुआ वो सब कुछ ट्रेलर था, वो मैसेज भारत के लिए था। नेपाल में जो जेंजी प्रोटेस्ट हुआ और सत्ता परिवर्तन हुआ, उसमें नेपाल के लिए तो मैसेज था, लेकिन उससे ज़्यादा मैसेज भारत के लिए था। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर और बाद में उसे कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने हाईजैक किया, वो भी भारत के लिए एक मैसेज था, अमेरिका के लिए मैसेज नहीं था, या फिर बांग्लादेश के लिए कोई मैसेज नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, उसमें भी भारत के लिए ही मैसेज है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में और भी कौम के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, कभी ये कहते हुए कि आपने अमर्यादित पोस्ट की है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जबकि सच बात यही है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्टर बांग्लादेश में मौजूद कुछ रेडिकल इस्लामिक संगठन ही कर रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, और उसके पोस्टर बॉय वहीं के लोग बन गए हैं। उस्मान हादी उसी एक एजेंडे का पोस्टर बॉय था। तो कुल मिलाकर हम आते इस गठबंधन पर जो भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। देखिए, मोहम्मद यूनूस के पास पूरे प्राइम मिनिस्टर के पावर तो है नहीं, उसे बस कुछ दिनों के लिए बनाया गया। लेकिन कभी आपने सोचा कि उसे बनाने वाला कौन था? अमेरिका। उसे अमेरिका से बांग्लादेश भेजा गया। वो उस समय बांग्लादेश में भी नहीं था, उसे अमेरिका से बांग्लादेश भेजा गया। उसे उसके अब तक जितने उसके अवार्ड मिले हैं सब उसे अमेरिका ने दिलवाए हैं। क्लिंटन फैमिली के नज़दीक रहा, क्लिंटन फाउंडेशन के बहुत नज़दीक रहा, जॉर्ज सोरोस का बहुत चहेता रहा मोहम्मद यूनूस, और इसी का उसको इनाम बार बार मिलता रहा है। मोहम्मद यूनूस की नागरिकता को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। उसके पास दोहरी नागरिकता है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बांग्लादेश का नागरिक नहीं है। वो या तो फ्रांस का नागरिक है या फिर अमेरिका का नागरिक है। 1960 के दशक में अमेरिका के ही वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी से उसने पीएचडी की पढ़ाई पूरी की और तब डॉक्टर मोहम्मद यूनूस लिखने लगा वो। उसके बाद उसने जो भी फैसले लिए वो अमेरिकी हित के लिए लिए, बांग्लादेश के हित के लिए कभी नहीं लिया। साल 2002 के बाद बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो बढ़ी वो भारत की मदद से ही बांग्लादेश ने हासिल किया। और ख़ास तौर पर शेख हसीना के दौर में भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश बनाया बल्कि बांग्लादेश को बहुत सारे साजो सामान मुहैया कराए, कैसे तरक्की करनी है ये पूरा रास्ता दिखाया, एक छोटा भाई समझकर हाथ पकड़कर चलना सिखाया। मोहम्मद यूनूस ने अमेरिका के लिए उस बांग्लादेश को तोड़ने की कई बार कोशिश की और इसी वजह से शेख हसीना ने इसको जेल में डलवाया था। आपको पता है मोहम्मद यूनूस को पूरे बांग्लादेश में एक वक्त क्या कहा जा रहा था? वेस्टर्न असेट कहा जाता था। वेस्टर्न असेट, पश्चिमी देशों का सबसे दुलारा असेट था ये, क्योंकि जिसके मन में इसको पीस को लेकर अवार्ड मिले। लेकिन इसने कभी बांग्लादेश में पीस चाही? बिल्कुल नहीं। कभी बांग्लादेश में इसने पीस बनने नहीं दी। अगर कोई सरकार चल रही थी उस पर तानाशाही का आरोप लगाकर उसे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की इसने। हमारे पास एक फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब शेख हसीना ने ग्रामीण बैंक में फाइनेंशियल
गड़बड़ियों को लेकर इस मोहम्मद यूनुस पर कार्रवाई की थी, तब पता है ये किसके टच में था? तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के पक्ष में था, के साथ था ये। और उसके साथ मिलकर हसीना सरकार पर इसने दबाव बनाया। बाद में विकिलीक्स ने खुलासा किया, खुद शेख हसीना के बयानों में ये बात सामने आई थी कि यूनुस को बचाने के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश पर कई बार दबाव बनाया, धमकाया तक गया था बिल क्लिंटन के दौर में। जॉर्ज सोरोस से भी इसके बहुत गहरे कनेक्शन है। दुनिया भर में सोरोस का एक फंडा चलता है, एक एजेंडा चलता है, रिजीम चेंज एजेंडा। जहां भी सोरोस को लगता है कि अमेरिकी हित की सरकार नहीं है, या अमेरिकी डीप स्टेट या CIA को लगता है कि वहां अमेरिकी हित की सरकार नहीं है, वहां पर रिजीम चेंज ऑपरेशन चलाया जाता है। और उस ऑपरेशन का एक हिस्सा आपने देखा श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ। यानी भारत के जितने, और पाकिस्तान में तो होता ही रहता है, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उन सारी जगहों पर हो चुका है। म्यांमार में हो चुका है, वहां पर भी तख्ता पलट हुआ, आपने देखा। बाद में जुंता शासन वहां पर आया। तो इस तरह से वहां पर कई बार भारत के आसपास, मतलब भारत को चारों तरफ से अमेरिका ने घेरने की कोशिश की और इनडायरेक्ट रूप से भारत तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। अब जो पूरा दिलचस्प मामला ये है कि अमेरिका को दरअसल ये बात चुभ गई है, दिल पर लग गई डोनाल्ड ट्रंप को। एक तो ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडन, वो तो खुलकर अमेरिकी डीप स्टेट को सपोर्ट करते थे, बल्कि अपने ऑफिस में उन्होंने ऑफिस दे रखा था। लेकिन ट्रंप जब आए तब भारत को ऐसा लगा था कि ट्रंप शायद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जिस एजेंट के तौर पर डीप स्टेट ने यूनुस को भेजा, वो उसने सारे टास्क पूरे करते हुए भारत को बहुत क्षति पहुंचाई, और या फिर उसकी नीयत ऐसी रही कि भारत को क्षति पहुंचे। और इसी वजह से बांग्लादेश में रिजीम चेंज होना तो एक नॉर्मल बात थी, चलिए इसको, वहां पर मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन अब वो ये कोशिश कर रहा है कि वहां चुनाव किसी भी तरीके से इतनी हिंसा भड़का दी जाए कि चुनाव ना हो। और अमेरिका ये फैसला लेने जा रहा है, जल्दी वो यही फैसला लेगा। आपने देखा होगा कि उस्मान हादी का भाई अब वो सामने आ गया है, उसने कहा है कि भाई नहीं मारा है हिंदुओं ने मेरे भाई को, भारत ने नहीं मारा है, मेरे भाई को मारने वाला शख्स मोहम्मद यूनुस है। उसकी बहन ने जो बयान दिया था कि भारत को हम छोड़ेंगे नहीं, आखिरी दम तक भारत को कीमत चुकानी पड़ेगी, उसकी, उस्मान हादी की बहन का ये बयान था। लेकिन बाद में भाई ने कहा कि उसकी बहन ने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि उसको राजनीतिक फ़ायदा चाहिए। बहन तो परिवार से दूर है, लेकिन भाई को, उस भाई का दर्द पता है। तो अब तो बांग्लादेश भी एक्सपोज हो चुका है इस पूरे मामले में कि बांग्लादेश ने अपने ही एक नागरिक की हत्या करवाई और उसका सारा ब्लेम भारत पर डालने की कोशिश की, और ये सब कुछ हुआ अमेरिका के इशारे पर। ये समझ लीजिए कि मोहम्मद यूनुस को समझ में आ चुका है कि अब उसके दिन बहुत ज़्यादा सुनहरे नहीं रहने वाले हैं। और सुनहरे, हम जब ये बात कह रहे हैं कि उसके दिन ज़्यादा सुनहरे नहीं रहने वाले हैं, मोहम्मद यूनुस को ऐसा क्यों लगने लगा है, इसको भी समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में जब ये सारे हिंसा की चर्चा चल रही थी, उसी वक्त एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है, एक ऐसे शख्स की जिसने मोहम्मद यूनुस को सबसे ज़्यादा परेशान कर दिया। नाम है तारिक रहमान। अब ये तारिक रहमान कौन है? 17 साल बाद इनकी बांग्लादेश पे वापसी हो रही है। 17 साल बाद, 1-2 साल नहीं, 17 साल तक ये बांग्लादेश से दूर रहे। साल 2008 में बांग्लादेश में जब सेना समर्थित सरकार का दबाव बनने लगा था, तो तारिक रहमान को देश छोड़ना पड़ा था। और तारिक रहमान कौन है? खालिदा जिया के बेटे, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं बांग्लादेश की। और तारिक रहमान के बारे में कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की जगह वही गद्दी पर बैठने जा रहा है, सत्ता संभालने जा रहा है। लेकिन खालिदा जिया को भले ही एंटी भारत माना जाता हो, लेकिन तारिक रहमान का बॉडी लैंग्वेज और तारिक रहमान के बयान कुछ ऐसे इशारा कर रहे हैं कि इन दिनों भारत से उसका झुकाव ज़्यादा है। और इसके वजह भी है इसका, शेख हसीना भारत में है, और शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच 36 का आंकड़ा है। तो तारिक रहमान जो अचानक भारत के पक्ष में बोलना उसने शुरू किया है, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है, तारिक रहमान कोई दूध का धुला नहीं है। उसे किंग ऑफ करप्शन कहा जाता है, किंग ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, और तारिक रहमान जब एयरपोर्ट पर आता है तो उसके स्वागत के लिए लाखों लोगों का हुजूम उमड़ता है।
जो सबसे ज़्यादा दर्द या दहशत या डर किसी में पैदा करता है तो मोहम्मद यूनुस में। और तारिक रहमान के बारे में भी जो जानकारी आ रही है कि वो भी कोई अचानक नहीं आया है, उसके ऊपर भी अमेरिका का बड़ा हाथ है। देखिए, सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर अमेरिका चाहता था, जिससे शेख हसीना और अमेरिका के बीच टकराव हुआ। आखिरकार वो सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका ने ले ही लिया, वहाँ पर अमेरिकी बेस बन चुका है। सिर्फ बांग्लादेश में सेंट मार्टिन आइलैंड ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश में कई ऐसी जगह हैं, 4-5 ऐसी जगह हैं जहाँ पर अमेरिकी बेस तैयार हो चुके हैं, जैसे पाकिस्तान में है। तो कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को एक तरीके से अमेरिका और यूरोप के पास गिरवी रख दिया। बांग्लादेश में नौकरियां नहीं हैं, बांग्लादेश में लोगों के पास काम नहीं है, और ऐसे में वो सड़क पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, भारत को टारगेट कर रहे हैं। जबकि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ, ऐसी स्थिति में भी आप देखिए, बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी आक्रामक बयान नहीं दिया है, कोई भी आक्रामक बयान, जबकि हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। 5 दिन 6 दिनों के भीतर 2 हिंदू मार दिए गए, 3 मासूम बच्चे मार दिए गए। इसके बावजूद भारत बहुत ही शालीनता के साथ, अभी भी वही जो पुराना रवैया था भारत का डिप्लोमेटिक लेवल पर। लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में स्थिति इतनी बेकाबू हो गई है, खासतौर पर अमेरिका के आने के बाद, और खासतौर पर यूनुस ने जिस तरह से अमेरिकी हाथों में बांग्लादेश को सौंप दिया है उसके बाद से। और अमेरिका चूंकि अब भारत के नज़दीक पहुंच चुका है, तो वो भारत को अब डिस्टेबलाइज करना चाहता है। वो चाहता है कि भारत को किसी तरह, भारत में या भारत के बॉर्डर पर ऐसे माहौल बना दो जिससे भारत उलझ कर रह जाए। और इसी वजह से कोई एग्रेशन में काम नहीं कर रही है मोदी सरकार, क्योंकि अमेरिकी इस फंडे को मोदी सरकार बहुत अच्छे से समझ चुकी है। आपने देखा होगा हमारे ट्रूप्स के मूवमेंट हुए, बहुत ही साइलेंटली हुआ, सब कुछ मतलब बॉर्डर पर जो होना चाहिए, 17 कॉर्प्स की तैनाती हुई, बहुत ही साइलेंटली भारत ने वो सारा काम किया। मतलब हम पहले बांग्लादेश के बॉर्डर को मानते थे कि ये नॉर्मल बॉर्डर है हमारे लिए, लेकिन जब 17 कॉर्प्स की तैनाती हो गई तो हम ये मानने लगे कि हाँ, ये हमारे लिए सीरियस बॉर्डर है, क्योंकि 17 कॉर्प्स की तैनाती वहीं होती है जहाँ हम ये मानते हैं कि हाँ सीरियस बॉर्डर है, यहाँ पर हमारे सबसे इक्विप्ड जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको होना चाहिए। तो इसलिए उनकी तैनाती हुई। तो भारत ने मैसेज तो दे दिया है डायरेक्टली, लेकिन भारत चाहता है एग्रेशन में कार्रवाई न करके इस चीज़ को बहुत होशियारी से डील किया जाए। इसलिए आने वाले जो 2-3 महीने हैं, मतलब बांग्लादेश में जो चुनाव की तारीख जो फरवरी की रखी गई है, फरवरी और मार्च, ये जो फरवरी और मार्च तक का महीना है, ये बहुत ही भारत के लिए कठिन समय है एक तरीके से। तो भारत हर परिस्थिति पर नज़र रख रहा है और बहुत ही होशियारी से, चालाकी के साथ इस पूरे प्रकरण को डील कर रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को ऐसी स्थिति में ला पहुंचा दिया है जहां से अमेरिका बांग्लादेश को छोड़ने नहीं जा रहा। बांग्लादेश अमेरिका की गिरफ्त में आ चुका है, और अगर उसको बाहर निकलना है तो जिस दिन वो बाहर निकलेगा उस दिन अफगानिस्तान की तरह सब कुछ वहाँ तितर बितर हो जाएगा। इतना तो मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की किस्मत ख़राब कर ही दी है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।